नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, वो है मेंटल इलनेस। ये क्या होता है, मानसिक बीमारी, ये किस वजह से होती है। ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल है क्योंकि ये बीमारी आजकल की जो जनरेशन है उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका फुल वीडियो 1 घंटे से ऊपर जा सकता है, तो इसे आप ढंग से देखना चाहते हैं तो विस्तार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका हम परिचय जानेंगे, इसके लक्षण जानेंगे, इसकी क्या वजह से हो सकती है कारण जानेंगे, और प्रबंधन और उपचार इसका हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और विस्तार से हम इसके बारे में जानते हैं। साथियों, यहाँ बात करते हैं मानसिक मेंटल इलनेस यानी मानसिक रुग्णता, मानसिक बीमारी। मानसिक बीमारी किस वजह से हो सकती है, क्या कारण है, और इसका परिचय हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो मानसिक बीमारी या मानसिक रुग्णता को विकलांगजन अधिनियम के अनुसार विकलांगता की श्रेणी में रखा गया है। जो विकलांगजन अधिनियम है 2006 में जो 21 डिसेबिलिटी के बारे में बात की गई थी, उसमें मेंटल इलनेस को भी शामिल किया गया है। ऐसी 5 प्रकार की मानसिक रुग्णताएं हैं। जो मेंटल इलनेस है वो कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की, जिसे अधिनियम के अंतर्गत विकलांगता की श्रेणी में रखा गया है। प्राय मानसिक मंदता रुग्णता शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों को संबोधित करने के लिए किया जाता है जिसका व्यवहार, विचार या सोच सामान्य व्यक्ति से अलग होती है। हमारे दैनिक जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे व्यक्ति सामने आते हैं जिनका व्यवहार अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा भिन्न होता है। ये व्यक्ति अपने विचारों को न तो स्वयं समझते हैं एवं न ही अन्य लोगों को समझा पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की सोच, समझ और व्यवहार भावना सामान्य व्यक्तियों से काफ़ी भिन्न होती है। इनके व्यवहार में न तो सामाजिक कल्याण की भावना होती है एवं न ही व्यक्ति विशेष की। इनमें समायोजन के स्थान पर असमायोजन तत्व क्रियाशील रहते हैं, यानी असमायोजित रहते हैं समाज में। समाज क्या चाहता है, समाज के प्रति ये व्यवहार ठीक है या नहीं, आदि प्रश्नों से इनका कोई संबंध नहीं होता। मानसिक रुग्णता को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के व्यवहारों के तीनों पक्षों, जैसे संवेगात्मक यानी इमोशनल, संज्ञानात्मक यानी ज्ञानात्मक, या कॉग्निशन, और क्रियात्मक यानी साइकोमोटर में संतुलन नहीं विसंतुलन यानी विपरीत संतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये मेंटल इलनेस इज स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम अमोंग इफेक्टिव कॉग्निशन एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर। तो ये इसकी इंग्लिश में परिभाषा आप देख सकते हो। मानसिक रुग्णता को परिभाषित करते हुए निटजेल 1998 ने कहा था कि मानसिक रुग्णता का तात्पर्य व्यक्ति के व्यवहारात्मक या मनोवैज्ञानिक कार्यों में पाए जाने वाले विक्षोभ से होता है जो व्यक्ति के सामाजिक सांस्कृतिक पहलू से मेल नहीं खाता, तथा इसके कारण व्यक्ति में तनाव, व्यवहारात्मक अक्षमता तथा सर्वांगीण क्रियाओं में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। यानी व्यक्ति समाज में समायोजित नहीं हो पाता, सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले पाता और मानसिक तनाव में जूझता रहता है, जो आप इंग्लिश में यहाँ पर देख सकते हो परिभाषा। किसी भी व्यक्ति को मानसिक रुग्णता से ग्रसित कहने के लिए यह आवश्यक है कि उस व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक तथा व्यवहारात्मक लक्षण उसके दैनिक कार्यों को प्रभावित करते हो। यदि ये लक्षण उसे प्रभावित नहीं करते तो उसे मानसिक रुग्ण व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। जब व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य उसके मनोवैज्ञानिक लक्षणों या व्यवहारात्मक लक्षणों का कारण प्रभावित होता है तो उस स्थिति को मानसिक रुग्णता कहा जाता है। मानसिक रुग्णता कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि मानसिक रुग्णता के लक्षण क्या क्या है, यानी मेंटल जो इलनेस है उसके जो लक्षण है वो कौन कौन से हैं। मानसिक रुग्णता कई प्रकार की होती है। इसके प्रत्येक प्रकार की अपनी कुछ विशेषताएं एवं लक्षण होते हैं जिनके आधार पर उनकी पहचान एवं निदान किया जाता है। अतः मानसिक रुग्णता की पहचान के लिए हम निम्नलिखित लक्षणों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। पहला आता है भाव और संवेग, फीलिंग्स और इमोशंस। फीलिंग और इमोशन है, उसके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि ये मानसिक मंद बच्चा है, मानसिक यानी बीमारी से ग्रसित बच्चा है, इसके लक्षणों से हम पहचान कर सकते हैं। भाव एवं संवेग मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का एक विशेष पहलू है
जिसका व्यापक प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति में भाव एवं संवेग होते हैं एवं उन्हें प्रदर्शित करने का एक सामान्य तरीका होता है, परंतु अधिकांश मानसिक रुग्ण व्यक्तियों में भाव, संवेग तथा उनके प्रदर्शन से संबंधित कई विकृतियां देखने को मिलती है। मानसिक रुग्ण व्यक्तियों में ऋणात्मक संवेगों की प्रधानता देखी जाती है। ऐसे व्यक्तियों में चिंता, विषाद, घृणा, सामयिक अस्थिरता, आक्रामकता, चिड़चिड़ापन, क्रोध एवं संवेगों की प्रधानता देखने को मिलती है। इनके अतिरिक्त भावों एवं संवेगों का संकुचित प्रसार एवं तथा अनुप्रयुक्त संवेगों के प्रदर्शन के भी लक्षण दिखाई देते हैं। मानसिक बीमारी जितनी ही तीव्र तथा दीर्घकालिक होती है, इन लक्षणों की तीव्रता भी उतनी अधिक होती है। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों में भाव शून्यता के भी लक्षण देखने को मिलते हैं। दूसरा आता है प्रत्यक्षणात्मक प्रक्रियाओं में दोष। पहला था भाव और संवेग, दूसरा प्रत्यक्षणात्मक प्रक्रियाओं में दोष। तो प्रत्यक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति वातावरण में उपस्थित उत्तेजनाओं के प्रति वास्तविक एवं सामान्य ज्ञान को प्राप्त करता है। प्रत्यक्षण यानी परसेप्चुअल। मानसिक रुग्ण व्यक्तियों में प्रत्यक्षणात्मक प्रक्रियाओं से संबंधित कई दोष पाए जाते हैं। इन लक्षणों में भ्रम, विभ्रम, उत्तेजना के आकार, रंग आदि की पहचान से संबंधित त्रुटियां प्रमुख है। ये लक्षण उन मानसिक रुग्ण व्यक्तियों में अधिक पाए जाते हैं जिनमें लक्षणों की तीव्रता अधिक होती है तथा बीमारी काफ़ी दीर्घ अवधि की होती है। तीसरा है संज्ञानात्मक प्रक्रिया में दोष, यानी जो कॉग्निशन प्रोसेस है उसके अंदर डिस्टर्बेंस। इन संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का तात्पर्य उन मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति बाहरी दुनिया या स्वयं के अंदर घटित होने वाले प्रकरणों के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत चिंतन, अवधान यानी ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान की क्षमता आदि प्रक्रियाएं आती है। अतः इन व्यक्तियों में ऐसी प्रक्रियाओं से संबंधित सब दोष भी पाए जाते हैं। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से संबंधित दोषों में स्मृति क्षीणता, दीर्घकालिक एवं लघुकालिक दोनों स्मृतियों में ध्यान क्षीणता, दीर्घकालिक और लघुकालिक दोनों स्मृतियों में ध्यान चंचलता या कमी तथा व्यक्ति से के संबंध में उलझन आदि प्रमुख है। इनमें चिंतन प्रक्रिया से संबंधित कई दोष पाए जाते हैं जिनमें अपने एवं अपने भविष्य के प्रति ऋणात्मक चिंतन में और आत्महत्या का विचार, व्यामोह एवं संज्ञा आदि प्रमुख है। फिर तीसरा आता है व्यवहारात्मक दोष। इनके जो बिहेवियर है उसमें किस प्रकार से दोष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये लक्षण भी हमें जो बीमारी से ग्रसित बच्चा है उसको पहचानने में मदद करते हैं। जो मानसिक रुग्णता से पीड़ित व्यक्तियों के व्यवहार में भी कई प्रकार के अनूठेपन देखने को मिलते हैं। इनमें पुनरावृत्ति के व्यवहार में दृढ़ता, विचलित व्यवहार, असामाजिक एवं अनैतिक व्यवहार प्रमुख है। कभी कभी इनके व्यवहार में समय एवं परिस्थिति के बिल्कुल विरोधी होते हैं, यानी जो समाज में कोई भी कार्य हैं उसको ये बिल्कुल विरोधी हो जाते हैं, उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाने वाले होते हैं। ये नहीं देखते कि इसका नतीजा क्या होगा और हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। जैसे हंसी के माहौल में रोना, अगर मान लो दुख का माहौल है तो हंसने लग जाएंगे। ये इमोशनल प्रकट नहीं करते कि अगर दुख का माहौल है तो दुख प्रकट नहीं करते, ये उसका विपरीत कर देते हैं और विरोधी बन जाते हैं। यानी लोगों को बुरा लगता है कि अगर इमोशनल कोई काम हो गया, यानी कोई रोने वाला काम है और वहाँ कोई व्यक्ति हंस रहा है, यानी गम वाला काम है और वहाँ व्यक्ति हंस रहा है, तो इससे समाज में विपरीत प्रभाव पड़ता है। लोग उस घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उसको बहुत बुरा बताते हैं कि इसको पता भी नहीं है कि अभी दुख का माहौल है परिवार में। इसके अतिरिक्त अपने में रोना, खुद का खुद रोने लग जाता है, गाने लग जाता है, अपने आप नाचने लग जाता है, अपने आप ही चिल्लाने लग जाता है तथा बुदबुदाने
बुदबुदाते रहते हैं आदि के भी लक्षण यहाँ पर इन इस प्रकार के व्यक्तियों में देखने को मिले। ये व्यवहार संबंधी जो लक्षण है वो यानी कि ये जगह का यानी मोशन नहीं करते कि किस जगह कौन सा हमें संवेग प्रकट करना है। और ये जो अतिरिक्त गतिविधियाँ हैं जैसे नाचना, गाना, चिल्लाना अचानक करते रहते हैं। अब तीसरी आती है अदर बिहेवियर, यानी जो अन्य व्यवहार है वो उससे भी कैसे हम पहचान कर सकते हैं। कुछ खास प्रकार के मानसिक रुग्णता वाले व्यक्तियों का वास्तविकता से संबंध टूट जाता है, यानी जो वास्तविक जो हम प्रकट करना चाहते हैं कोई व्यवहार वो नहीं कर पाते। वे सच्ची एवं झूठ में अंतर कर सकने में असमर्थ होते हैं। कोई व्यक्ति बोलता है तो उसके चेहरे पर दिख जाता है कि ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है या हवाई किले बना रहा है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो पहचान नहीं पाते कि ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, ये बात झूठी है या सच्ची हो सकती है। उन्हें ये अंतर करने में बहुत कठिनाई होती है कि उनका विचार काल्पनिक है या यथार्थ। वे अपने विचारों को वास्तविक मानने लगते हैं। वे तार्किक और अतार्किक विचारों में अंतर नहीं करते। जो तर्कपूर्ण विचार है और अतार्किक विचारों उनमें क्या नहीं कर सकते, वो डिफरेंस नहीं कर पाते मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति। ये सभी लक्षण सभी रोगियों में नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन इनमें से अधिकांश लक्षण प्राय सभी में मौजूद होते हैं। मानसिक रुग्णता के क्या कारण है? कॉजेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, क्या वजह है कि मानसिक जो बीमारी है वो होती है। तो इसके बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। ये पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल या अपनी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी मानसिक बीमारी की उत्पत्ति के पीछे अनेकों कारणों का योगदान होता है। निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि कौन सी विकृति किसकी वजह से हो रही है। अतः जो मानसिक रुग्णता या मानसिक बीमारी है को उत्पन्न करने वाले कारकों को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है, जैसे जैविक कारक, मनोसामाजिक कारक और सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ये 3 वजह हैं, 3 कारक हैं जिस वजह से कोई बच्चा मानसिक बीमारी से ग्रसित हो सकता है। पहला है बायोलॉजिकल कारक, इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। जो बायोलॉजिकल जैविक कारक है वो अधिकांशतः मानसिक विकृतियों की उत्पत्ति में जैविक कारकों की प्रमुखता होती है। जो जैविक कारक है, आनुवंशिक कारक है या जो हमारे अपने फिजिकल या शरीर से संबंधित है, जीव से संबंधित है, वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मानसिक विकृति या मेंटल जो बीमारी है उसको उत्पन्न करने के लिए। जैविक कारकों में उन कारकों को रखा जाता है जो व्यक्ति की शारीरिक संरचना, जो इस फिजिकल स्ट्रक्चर है व्यक्ति का, जैसे मान लो कोई का शरीर कुरूप है तो वो मानसिक बीमारी उत्पन्न कर लेगा, अवसाद में चला जाएगा, इससे जुड़ी जो मानसिक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। एवं विकृति की उत्पत्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। एवं इनमें मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार सम्मिलित है। जो जैविक कारक है उसको भी कुछ प्रकारों में डिवाइडेशन किया जा सकता है, जिसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो आनुवंशिक कारक हैं उसके बारे में हेरिडेटरी फैक्टर्स, उसके बारे में बात करते हैं। जो अधिकांशतः मानसिक विकृतियाँ जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, फोबिया यानी किसी प्रकार डर है, चिंता, विकृति आदि की उत्पत्ति जो आनुवंशिकता सक्रिय भूमिका अदा करती है। अध्ययनों में पाया गया है कि ये विकृतियाँ हैं उन परिवारों के बच्चों एवं सदस्यों में अधिक पाई जाती है जिनके परिवारों में इनका इतिहास मिलता है। यानी पहले भी इस प्रकार की जो बीमारी से ग्रसित है व्यक्ति, उन्हीं के परिवार में इस प्रकार की विकृतियाँ देखने को मिलती है। यानी कि जो आनुवंशिक जो बीमारी होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। उसी प्रकार से जो मेंटल बीमारी है ये भी मानसिक बीमारी है जो भी अधिकतर व्यक्तियों में इस प्रकार से देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त ये भी पाया गया है कि कुछ विशेष मानसिक विकृतियों की होने की दर सम जाति यानी एक ही जाति में समयुग्म विषम जाति युग्म की अपेक्षा अधिक होती है। सम जाति यानी एक ही जाति में अगर मानसिक बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है जबकि दूसरी जातियों में देखने को कम मिलती है। बहुत से ऐसे गुणसूत्र एवं जीन की खोज की गई है जो विशेष प्रकार की मानसिक विकृतियों को उत्पन्न करने में सक्रिय भूमिका अदा करती है। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया की उत्पत्ति 5वें और 6ठे और 11वें गुणसूत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रटर और उनके सहयोगियों ने के अध्ययन में पाया था कि जो स्वालीनता है, जो ओटिज्म है होने की संभावना प्रथम क्रम वाले संबंधियों में सामान्य से 50 से 100 गुना अधिक होती है तथा जो समजातीय युग्म होते हैं उनकी दर विषम जातियों की अपेक्षा अधिक होती है। इसी तरह जो अति चंचलता ADHD, अटेंशन डिफेक्ट,
डिसऑर्डर है, जो उसकी विकृति के होने की संभावना सगे जो संबंधी होते हैं उनमें सामान्य से 2-3% गुना अधिक होती है। 2-3 गुना जो होती है वो अधिक होती है सगे संबंधियों में। एक अध्ययन में ब्राउमान और नर्नबर्जर ने जो पाया था कि विषाद जो डिप्रेशन है की दर जो समजातीय युग्म होते हैं उनमें 4 गुना अधिक होती है। जो अब दूसरी बात करते हैं मस्तिष्कीय कारक की बात करते हैं। ब्रेन फैक्टर, पहले कही थी हमने हेरिडिटरी फैक्टर यानी आनुवांशिक कारकों की, और दूसरा है मस्तिष्कीय कारक। जो बहुत सी विकृतियाँ ऐसी भी होती है जो मस्तिष्क की संरचना से संबंधित होती है तथा व्यक्ति में मानसिक रुग्णता के लक्षण प्रकट करती है। इन संरचनात्मक त्रुटियों की अग्रपाली जो फ्रंटल लोब है, शंखपाली जो टेम्पोरल लोब है, मध्यपाली मिड ब्रेन, मेडुला और लिम्बिक तंत्र से संबंधित संरचना दोष प्रमुख है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क के तरंगों के अतिरिक्त अनियमितता, मस्तिष्क की संरचना के होने वाली चयापचय क्रियाओं की अनियमितता, मस्तिष्क की संरचना में रक्त प्रवाह की अनियमितता आदि प्रमुख कारक है जो मानसिक रुग्णता के विकास में सहायक होती है। अध्ययनों में पाया गया है कि अति चंचलता जो ADHD अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर की जो उत्पत्ति होती है जो अग्रपाली और लिम्बिक तंत्र की संरचना में दोष पाया जाता है। जो अति चंचलता इम्पोर्टेंट है कि जो अति चंचलता ADHD है उसकी उत्पत्ति में अग्रपाली और लिम्बिक तंत्र की संरचना में दोष पाया जाता है, और जो स्वलीनता की उत्पत्ति में चयापचय क्रिया में मुख्य रूप से दोष पाया जाता है। चयापचय होती है जो भोजन खाने पीने संबंधी जो क्रिया होती है उनमें अगर दोष है तो वो स्वलीनता की उत्पत्ति का कारण हो सकता है, ये ऐसा अध्ययन में पाया गया है। अब तीसरी बात करते हैं जैव रासायनिक फैक्टर, यानी अब बात करते हैं अधिकांश अध्ययनों के परिणाम स्वरूप ये स्पष्ट हो जाता है कि हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर की अनियमितता बहुत सी मानसिक विकृतियों को उत्पन्न करती है। न्यूरोट्रांसमीटर तो अनेकों हैं, लेकिन इनमें जो प्रमुख भूमिका अदा करते हैं उनमें डोपामाइन, एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन तथा गाबा प्रमुख है। गाबा जो है वो एक मुख्य रूप से चिंता विकृति को उत्पन्न करती है, जबकि जो शेष है न्यूरोट्रांसमीटर आक्रामकता को, उत्तेजनशीलता को, धनात्मक लक्षण आदि के उत्पन्न में सहायक होते हैं। बहुत सी ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी है जिनके हार्मोन्स असामान्य व्यवहार को उत्पन्न करते हैं। इन अंतःस्रावी ग्रंथियों में पिट्यूटरी ग्रंथि जो है, पीयूष ग्रंथि है वो, थायराइड ग्रंथि जो अपनी शारीरिक संरचना को प्रभावित करती है, एड्रिनल ग्रंथि प्रमुख है। जो स्वलीनता की उत्पत्ति में सेरोटोनिन, अति चंचलता की उत्पत्ति में एपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन, स्किज़ोफ्रेनिया में उत्पत्ति डोपामाइन का प्रमुख योगदान है। ये सारे इम्पोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि स्वलीनता की उत्पत्ति में सेरोटोनिन और अति चंचलता की उत्पत्ति में एपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन तथा स्किज़ोफ्रेनिया की उत्पत्ति में डोपामाइन का प्रमुख योगदान होता है। इसी प्रकार विषाद की उत्पत्ति में नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन का मुख्य योगदान होता है, का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन प्रमुख जैविक कारकों के अतिरिक्त मस्तिष्क के संक्रमण, मस्तिष्क के चोट तथा जन्म के समय असामान्यता या त्रुटि भी कभी कभी सहायक भूमिका अदा करती है। अब दूसरा आता है मनोसामाजिक कारक। पहला हमने बात की थी जैविक कारक जो कि आनुवांशिकता से संबंधित होता है, जो शारीरिक संरचना से संबंधित होता है, वो सारा हमने बात कर लिया। अब आता है मनोसामाजिक, जो सोशल है वो उस किस प्रकार से हमें जो मानसिक बीमारी है उसको उत्पन्न कर सकता है, वो कारण बन सकता है। तो इसका विस्तार से हम अध्ययन करने वाले हैं। ऐसे ही बहुत से मनोसामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम है जिनके अनुसार असामान्यता की उत्पत्ति की व्याख्या अपने अपने ढंग से की गई है। इसे असामान्यता का व्याख्यात्मक मॉडल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? असामान्यता का व्याख्यात्मक मॉडल। जो इनमें जो प्रमुख रूप से कुछ विकृतियाँ यहाँ पर देखने को मिलती है। किस किस दृष्टिकोण से हम मनोसामाजिक कारक का विस्तार से वर्णन कर पाएंगे। जो पहला है वो है अपना मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, जो
मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण वो सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था, और उनके जो सहयोगी थे वाल्टर, जो उनकी जो अन्ना फ्राइड थी या युंग थे, उन इनके शिष्य थे, उन सारे व्यक्तियों ने मनोविश्लेषणात्मक जो दृष्टिकोण है उन उसको दिया था। फ्राइड तथा उनके अनुयायियों ने असामान्य व्यवहार की उत्पत्ति का मुख्य कारण अचेतन मन की इच्छा, संघर्ष, मनोरचना, दमित कामुकता, यानी चेतन जो अचेतन मन में जो भी अचेतन मन की जो इच्छाएं हैं, जो इड है, उसका इन्होंने विशेष रूप से वर्णन किया है। संघर्ष मनोरचना, यानी जो संघर्ष मनोरचना है वो है कि अपनी जो मन में जो चीज़ चल रही है उसका संघर्ष रूप से जो वर्णन किया है। दमित कामुकता, जो कामुकता दबी हुई है उसका भी यहाँ पर उन्होंने विशेष अध्ययन किया था। और आक्रामकता प्रवृत्ति, जो अचेतन मन में जो इच्छाएं दबी हुई थी उसको उजागर करने के लिए आक्रामकता प्रवृत्ति अपनाता बच्चा, उसका भी इन्होंने मुख्य रूप से व्यवहार, असामान्य व्यवहार का कारण माना था। इनका जो मानना है कि अधिकांश मानसिक जो विकृतियां हैं वो अचेतन मन का प्रतिफल है। किसका प्रतिफल? अचेतन मन। अपने मन कितने होते हैं? 3 मन होते हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। अर्धचेतन तो अर्धचेतन होता है वो भूली बिसरी छोटी मोटी बातों को वापस याद कर सकते हैं, जबकि अचेतन मन होता है वो दमित इच्छाओं का भंडार होता है। उनको याद करने पर व्यक्ति दुख या खुशी का अनुभव प्रकट करता है। इनमें सभी प्रकार की जो व्यक्ति की इच्छाएं हैं, उसकी आकांक्षाएं हैं, वो सारी अचेतन मन में भरी रहती है। तो इसी की वजह से मानसिक विकृति हो सकती है, या अधिकांशतः मानसिक विकृति अचेतन मन का प्रतिफल है, अचेतन मन के द्वारा ही प्रदान की हुई होती है। जो मानसिक रुग्णता की उत्पत्ति में बाल्यकालीन दमित और ऋणात्मक अनुभूतियाँ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके अतिरिक्त कामुक ऊर्जा, यानी कामुक ऊर्जा को इन्होंने लिबिडो नाम दिया है, यानी व्यक्ति की जो कामुक ऊर्जाएं होती है, एनर्जी, उसको इन्होंने क्या नाम दिया? लिबिडो। और उन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए इरोस और थेनोटोस दो प्रकार से वर्णन किया है। इरोस तो होता है जो हमें जो संस्कारी प्रवृत्ति की तरफ ले जाता है, दैविक प्रवृत्ति को ले जाता है, जीने की इच्छा जागृत करता है, जबकि जो थेनोटोस है वो मरने के लिए अग्रसर करता है, यानी बुरी चीज़ों को अपनाने के लिए हमें अग्रसर करता है। इस 2 प्रकार से इन्होंने इसका वर्णन किया है। अब फिर आता है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, कॉग्निशन अप्रोच। इसके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। जो इस दृष्टिकोण के अनुयायियों में एलिस तथा बेक का प्रमुख है। अब पूछ ले कि जो कॉग्निशन वाले जो अनुयायी है उनमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आते हैं एलिस तथा बेक। इनका मानना है कि मानसिक रुग्णता की उत्पत्ति में व्यक्ति के अंदर घटित होने वाली चिंतन प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण क्या होता है? योगदान होता है। व्यक्ति के अतार्किक चिंतन एवं अपने तथा दुनिया के प्रति ऋणात्मक सोच एवं मिथ्या विश्वास तंत्र आदि इसके प्रमुख कारण हैं। जो व्यक्ति की जो अचेतन तार्किक चिंतन और अपने जो दुनिया के प्रति जो ऋणात्मक सोच है, जो झूठे विश्वास है, उसके प्रमुख कारण माना है। जो मानसिक रुग्णता को उत्पन्न करते हैं, इनका मानना है कि मानसिक रुग्णता किसी संवेगात्मक उत्तेजना या परिस्थिति का परिणाम नहीं होती, बल्कि उनके प्रति व्यक्ति के सोच का परिणाम होती है। जो अल्बर्ट एलिस हैं 1987 में इन्होंने पाया था कि जो विशेषकर चिंता विकृति तथा विषाद विकृतियों में व्यक्ति का अतार्किक विचार मुख्य भूमिका अदा करता है। इनका मानना है कि कोई सांवेगिक उत्तेजना अपने आप में कोई सांवेगिक अनुक्रिया नहीं उत्पन्न करती, बल्कि उस उत्तेजना के प्रति व्यक्ति की सोच ही संवेगात्मक अनुक्रियाओं को उत्पन्न करती है। उन्होंने बताया कि विषाद की उत्पत्ति में ऋणात्मक ट्राइड, जो नेगेटिव ट्राइड है, की मुख्य भूमिका होती है, और इस कारण व्यक्ति विषाद का शिकार बन जाता है। जो कॉग्निशन वाले हैं उन्होंने जो क्या माना था? संवेगात्मक जो अनुक्रियाओं को उत्पन्न करती है और विषाद उत्पन्न की में ऋणात्मक ट्रेड, जो व्यक्ति की ऋणात्मक सोच है वो व्यक्ति को मानसिक बीमारी की तरफ आकर्षित करती है। ये माना था संज्ञानवादियों ने। उसमें जो थे वो थे एलिस थे एक तो, और एक एलिस थे अल्बर्ट एलिस। उन्होंने ये चीज़ें का
विशेष रूप से जिक्र किया है। अब अगला बात करते हैं मानवतावादी दृष्टिकोण। तो मानवतावादी जो दृष्टिकोण, मानवतावादी जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे अब्राहम मैस्लो। जो अब्राहम मैस्लो है उन्होंने 5 प्रकार की जो आवश्यकताओं का भी यहाँ पर वर्णन किया है। तो वो साइकोलॉजी के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट योगदान है इनका, और अपनी जो दैनिक जीवन में भी इन्होंने जो आवश्यकताएं बताई है वो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम भी अपने जीवन में उन्हीं आवश्यकताओं के ऊपर कार्य करते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब्राहम मैस्लो और जो रोजर्स थे वो दोनों मानवतावादी दृष्टिकोण के समर्थक थे। इस दृष्टिकोण के प्रतिपादक एवं समर्थकों में मास्लो यानी अब्राहम मास्लो तथा रोजर्स, कार्ल रोजर्स, ये कौन थे? कार्ल रोजर्स, और ये थे अब्राहम मैस्लो। इनका मानना है कि जब व्यक्ति अपनी क्षमताओं का विकास पूर्ण रूप से नहीं कर पाता या किसी कारणवश आत्मसिद्धि की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता तो इसके कारण व्यक्ति में एक शून्यता उत्पन्न होती है जो कई प्रकार की मानसिक समस्याओं को उत्पन्न कर सकती है। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। जो अब्राहम मैस्लो थे इन्होंने 5 प्रकार की जो आवश्यकताएं बताई थी। पहली थी शारीरिक आवश्यकता, दूसरी थी सुरक्षा, तीसरी थी समाज यानी जो सोशल जो व्यक्ति रहना चाहता है, चौथी थी सम्मान या प्रेम, और 5वीं थी आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो जो व्यक्ति जन्मता है वो सबसे पहले शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करता है, जैसे खाना पीना, अच्छे से खाना, शारीरिक जो जैसे नहाना आदि, ये सब सारी गतिविधियाँ जैसे उत्सर्जन करना, ये सारी गतिविधियाँ। जबकि जो सुरक्षा में आती है दूसरा, कपड़े, घर मकान आदि सुरक्षात्मक जो आवश्यकता है वो पूरी करता है। उसके बाद समाज की, व्यक्ति दोनों आवश्यकताएं पूरी करने के बाद समाज में था। जैसे कि जो जानवर होते हैं वो अपनी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करते हैं, खाते हैं पीते हैं, दूसरी सुरक्षा करते हैं, तीसरी समाज में ग्रुप में रहते हैं, और फिर उनमें सम्मान के लिए बहाना नहीं होती। जबकि इंसान में क्या होती है, वो समाज में रहने के बाद सम्मान, अपना एक पद देखना चाहता है कि मैं उस पद पर अग्रसर हूँ, अपना एक कर्तव्य निभाना चाहता है समाज में, और सम्मान या प्रेम प्रकट करना चाहता है परिवार के साथ। वो सारी यहाँ पर देखने मिलती है। फिर आती है आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि होती है जो जन्म कंपनी मरणोपरांत व्यक्ति आत्मसिद्धि अनुभव करता है कि हाँ मेरा जीवन सफल रहा और मैं अपने जीवन में काफ़ी उन्नति या काफ़ी अपने जो लक्ष्य हैं वो पूरा कर लिया। तो ये है 5वीं आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो आत्मसिद्धि की आवश्यकता अगर व्यक्ति पूरी नहीं होती तो वहाँ वापस आदमी चला जाता है और मानसिक समस्याओं को उत्पन्न ये करती है। अब बात करते हैं व्यवहारवादी दृष्टिकोण की। तो व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है उसके समर्थक मनोविज्ञान में वाटसन थे। तो इसमें देखते हैं क्या आता है। व्यवहारवाद दृष्टिकोण में बिहेवियरिस्ट अप्रोच, इसके मुख्य समर्थक शिक्षण सिद्धांतवादी है। जो एजुकेशनल जो शिक्षण सिद्धांतवादी थे वो व्यवहारवादी दृष्टिकोण के समर्थक थे। इन लोगों का मानना है कि बच्चों तथा वयस्कों में बहुत से असामान्य व्यवहार इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि वे इसे सीखे होते हैं। जैसे भय, चिंता, फोबिया इत्यादि जो डर है वो सारे सीखते हैं। जो व्यवहारवादी होते हैं वो कहते हैं कि प्रयास त्रुटि से सीखते हैं, गलतियां करके सीखते हैं, पुनर्वलन के द्वारा सीखते हैं, उनको मज़ा आ रहा है कोई चीज़ करने हो तो वैसे सीखते हैं, या किसी दूसरे को व्यवहार करते हुए वो देख कर सीखते हैं। तो कई प्रकार से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीखते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया कि सारे के जो व्यवहार होते हैं, मानसिक बीमारी है वो सीखी हुई होती है। जैसे कि भय सीख लिया कि सांप है जो काट सकता है, आदमी मर सकता है, तो वो भय हो गया व्यक्ति में। चिंता हो गई किसी चीज़ के लक्ष्य के प्रति या किसी वस्तु के प्रति। फोबिया हो गया, डर हो गया, किसी वस्तुओं से डर हो गया, घर से बाहर निकलने में डर हो गया, काली चीज़ों से डर हो गया। वो सारे हम सामाजिक वातावरण में आने के बाद में सीखते हैं। और इनका मानना है कि जो बच्चे इन व्यवहारों को पुनर्वलन के आधार पर या अनुकरण द्वारा अर्जित करते हैं। पुनर्वलन के आधार पर यानी कि उसको मज़ा आ रहा है वो कार्य करने में, या उसको पुनर्वलन मिल रहा है कहीं किसी प्रकार का, सोशल हो गया या सकारात्मक नकारात्मक किसी भी प्रकार का अगर उसको पुनर्वलन मिल रहा है तो वो उस कार्य को व्यवहार को सीखेगा। और अनुकरण के आधार पर कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है तो उसको देख करके, दूसरे व्यक्ति को व्यवहार करते हुए देख करके वो भी उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहता है। तो अब
उससे वो इस प्रकार के व्यवहार अर्जित कर सकता है। जिन बच्चों के माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य इस तरह की जो समस्या से पीड़ित होते हैं, वे इन व्यवहारों को उचित मानकर अनुकरण द्वारा अर्जित कर लेते हैं। इनका मानना है कि चूंकि ये व्यवहार अर्जित होते हैं, अतः इन्हें शिक्षण नियमों के द्वारा दूर भी किया जा सकता है। ये सिद्धांत भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से संज्ञान की भूमिका को स्वीकार करते हैं। नोलकेंस 1996 के अनुसार फोबिया तथा चिंता, विकृति, असामाजिक व्यक्तित्व आदि की उत्पत्ति में क्लासिकल अनुबंधन तथा साधनात्मक अनुबंधन भी अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिर अपन बात करते हैं व्यक्तित्व कारक। जो पर्सनैलिटी फैक्टर है वो किस प्रकार से कारण बन सकते हैं एक मानसिक बीमारी का। कुछ विद्वानों ने अपने अध्ययनों के आधार पर बतलाया कि कुछ विशेष प्रकार के शील गुण वाले व्यक्ति अधिकतर असामान्यता के शिकार होते हैं। अध्ययनों में पाया गया कि जो व्यक्ति ज़्यादा आवेगशील तथा खतरा लेने वाले, आक्रामक, निम्न आत्मसम्मान वाले, सामूहिक रूप से अस्थिर शील गुण वाले होते हैं, वे मानसिक रुग्णता का शिकार ज़्यादा होते हैं। कौन कौन से बताए हैं? जो आवेगशील होते हैं, जल्दी आवेगों में आ जाते हैं। खतरा लेने वाले, जो खतरा मोल लेने वाले व्यक्ति वो मानसिक अवसाद में ज़्यादा चले जाते हैं। आक्रामक व्यक्ति, निम्न आत्मसम्मान वाले व्यक्ति या सामूहिक रूप से अस्थिर व्यक्ति, इमोशनल जो कंट्रोल नहीं कर पाते, वो उस प्रकार के व्यक्ति मानसिक रुग्णता के शिकार हो सकते हैं। जो व्यक्तित्व कारक चिंता विकृति, विषाद विकृति, असामाजिक विकृति की उत्पत्ति में ज़्यादा सहायक होते हैं। जो डनबर थे 1940 में तथा फ्रेडमैन और जो रोसेनमैन थे उन्होंने 1974 में अपने अध्ययनों के आधार पर बताया कि जो उच्च रक्तचाप है, जो हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है या हृदय वाहिका विकृति इत्यादि कुछ विशेष शील गुण वाले व्यक्तियों में ये मानसिक बीमारी अधिक देखने को मिलती है। तो तीसरा कारण है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। पहला था जैविक कारक, दूसरा था संज्ञानात्मक कारक और तीसरा था सामाजिक सांस्कृतिक कारक। सोशल एंड जो कल्चरल फैक्टर वो किस प्रकार से हमें मानसिक बीमारी का कारण बन सकते हैं। कोई भी विकृति शून्यता में उत्पन्न नहीं होती, यानी कि जीरो जो शून्यता यानी बिल्कुल शून्यता में उत्पन्न नहीं होती। जैविक और मनोवैज्ञानिक कारक उनकी उत्पत्ति के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। कौन कौन से कारक पृष्ठभूमि निर्माण करते हैं उनकी उत्पत्ति में? एक तो जैविक कारक और दूसरा था मनोवैज्ञानिक कारक। तो सामाजिक सांस्कृतिक कारक उनकी उत्पत्ति में तात्कालिक कारक का कार्य करते हैं। इन कारकों में तनाव, निम्न आर्थिक सामाजिक स्थिति, औद्योगिकरण, समाज में हो रही तकनीकी विकास, पारिवारिक कलह, संघर्ष, दुखद दाम्पत्य जीवन, सांस्कृतिक विभेद, आकस्मिक पर्यावरणीय घटनाएं, भूकंप, बाढ़ आदि प्रमुख है। इनमें प्रमुख कारकों में चर्चा क्रम से इस प्रकार है। अब कौन कौन से कारक है जो व्यक्ति को जो सामाजिक रूप से, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से प्रभावित करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला था लिंग, उसका सेक्स क्या है। अधिकांश अध्ययनों में पाया गया जो पुरुष एवं स्त्री के लिंग की भिन्नता न सिर्फ मानसिक रुग्णता की व्यापकता दर को प्रभावित करती है बल्कि इसके प्रकार को भी प्रभावित करती है। केसलर 1994 द्वारा किए गए सर्वे अध्ययनों में पाया गया कि जो स्त्रियों में चिंता विकृति तथा विषाद विकृति अधिक पाई जाती है, क्योंकि जो स्त्रियों में है वो सामाजिक दबाव सबसे ज़्यादा होता है पुरुषों के मुकाबले, जबकि पुरुषों में द्रव्य व्यसन विकृति अधिक पाई जाती है। अब बात करते हैं लिंग की। बात कर ली पहले, लिंग किस प्रकार से सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि प्रभावित करती है मानसिक बीमारी को। फिर आता है सामाजिक आर्थिक कारक। आर्थिक जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसकी वजह से भी व्यक्ति मानसिक बीमारी से ग्रसित हो सकता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। जो सामाजिक वर्ग का तात्पर्य व्यक्ति की आय, यानी कि उसकी इनकम कितनी है, उसका एजुकेशन कितना है, रोजगार का स्तर क्या है, वो सारे मानसिक उसकी आर्थिक स्थिति उसके मानसिक जो बीमारी उत्पन्न होने में कारण बन सकती है। जो केसलर और उसके सहयोगियों ने अध्ययन से प्राप्त किया
कि इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भिन्नता न सिर्फ मानसिक रुग्णता की व्यापकता दर को प्रभावित करती है बल्कि रुग्णता की प्रकृति को भी प्रभावित करती है। मानसिक रुग्णता निम्न सामाजिक वर्ग में अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जो सामाजिक वर्ग है, निम्न सामाजिक वर्ग, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है या सामाजिक रूप से पिछड़ा है, इस प्रकार के पिछड़े जो वर्ग है उनमें मानसिक बीमारी अधिक देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं मानसिक जो बीमारी उसका उपचार और प्रबंधन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। जिस प्रकार मानसिक रुग्णता की उत्पत्ति एवं उसकी प्रकृति को बनाए रखने में जैविक एवं मनोसामाजिक मॉडल के विचार को महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक उसी प्रकार उसके उपचार एवं प्रबंधन में भी इसी मॉडल का विचार का महत्वपूर्ण माना गया है। इस दृष्टिकोण की मान्यता है कि मानसिक रुग्णता की उत्पत्ति में जैविक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक तीनों कारकों का योगदान होता है। अतः इनके उपचार में भी इन तीनों पहलुओं का बल दिया जाना चाहिए। इसलिए वर्तमान समय में किसी भी मानसिक रुग्णता के उपचार में बहुआयामी चिकित्सा प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इनके उपचार के लिए चिकित्सा प्रविधियों का उपयोग करते समय मानसिक बीमारी के लक्षण, उनकी तीव्रता एवं व्यक्ति विशेष की आवश्यकता आदि पर बल दिया जाता है। गंभीरता को ध्यान में रखकर मानसिक रुग्ण व्यक्ति का उपचार बाह्य रोगी और अंतर रोगी के रूप में किया जाता है। बाह्य रोगी को आवश्यकता अनुसार औषधि एवं निर्देशन प्रदान किए जाते हैं, लेकिन उन्हें 24 घंटे देखरेख में अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाता। जबकि अंतर रोगी के रूप में रोगी को अस्पताल में भर्ती करके उसका उचित उपचार किया जाता है। बाह्य रोगी चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत सामुदायिक आधारित चिकित्सा, जो कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट है, उसके दौरान दैनिक चिकित्सा दैनिक चिकित्सा कार्यक्रम, डेली ट्रीटमेंट प्रोग्राम एवं अस्पताल का बाह्य रोगी विभाग इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। जो मानसिक रुग्णता के उपचार एवं प्रबंधन में मुख्य रूप से 2 तरह की प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। कितनी तरह की प्रविधियों का उपयोग किया जाता है? 2 तरह की प्रविधियों का यहाँ पर क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। पहला आता है जैविक चिकित्सा, जो बायोलॉजिकल थेरेपी है उसका सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। और फिर आती है मनोसामाजिक चिकित्सा, साइकोसोशल थेरेपीज। पहली जैविक बायोलॉजिकल और दूसरा है मनोसामाजिक चिकित्सा, साइकोसोशल थेरेपी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं जैविकीय चिकित्सा के बारे में। ये क्या होती है? जैविकीय चिकित्सा मानसिक रुग्णता के उपचार के लिए मुख्य रूप से औषधि चिकित्सा प्रविधि, मस्तिष्क के ऑपरेशन तथा विद्युत आक्षेप प्रविधि का उपयोग किया जाता है। कौन कौन सी? औषधीय चिकित्सा प्रविधि, यानी औषधियों के द्वारा दवाई देकर उसके जो उपचार किया जा सकता है मानसिक बीमारी का, या मस्तिष्क का ऑपरेशन करके भी इस प्रकार की बीमारी का उपचार किया जाता है। और तीसरी जो विधि है विद्युत आक्षेप, यानी करंट देकर जो करंट के झटके दिए जाते हैं, ऐसे भी इस जो बीमारी है उसका उपचार किया जाता है। इनकी चर्चा क्रम से की जा रही है, जो आगे हम इसके बारे में चर्चा धीरे धीरे कर रहे हैं। पहली बात करते हैं औषधीय चिकित्सा के बारे में। पैरामेडिकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जो द्वितीय विश्व युद्ध है के पूर्व औषधि चिकित्सा के रूप में केवल शामक दवाइयों का उपयोग किया जाता था ताकि मरीज शांत रहे। लेकिन 1950 से 1960 के दशक में कई प्रकार की औषधियों का यहाँ पर निर्माण हुआ, जिसने मानसिक रुग्णता के उपचार में महत्वपूर्ण क्रांति लाई। ये नई औषधियाँ न सिर्फ रोगी की उत्तेजनशीलता को कम करने में सहायक हुई, बल्कि लक्षणों से छुटकारा दिलाने में मदद की। जो मुख्य रूप से चिंता जो विरोधी दवाएं हैं, विषाद विरोधी, मनोविकृति विरोधी और तथा दौरा विरोधी दवाओं का उपयोग मानसिक रुग्णता के उपचार में किया जाता है। औषधियों का चयन रोग के निदान एवं लक्षणों को ध्यान में रखकर किया जाता है। उचित उपचार के लिए आवश्यक होता है कि रोगी दवा का सेवन लंबे समय तक एवं नियमित रूप से करे। दवा के उपयोग से प्रारंभ में कुछ परोक्ष प्रभाव दिखाई देते हैं। रोगी को ऐसे समय में दवा का सेवन नहीं छोड़ना चाहिए और चिकित्सक से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। दूसरी आती है विद्युत आक्षेप,
कन्वल्सिव थेरेपी, यानी जो इलेक्ट्रिक शॉक देकर जो व्यक्ति का उपचार किया जाता है उसको विद्युत आक्षेप चिकित्सा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जो मानसिक रुग्णता के उपचार के लिए इस जो चिकित्सा विधि का उपयोग काफ़ी लंबे समय से किया जाता रहा है। आपने एक मूवी देखी थी अजय देवगन की, उसमें भी उसको विद्युत आक्षेप देकर उसके जो दौरा है उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। इसका इतिहास 19वीं और 20वीं शताब्दी में भी देखने को मिलता है। आजकल नैतिकता एवं मानवता के नाते तथा मानव अधिकार की आवाज़ के कारण इसका उपयोग केवल नाम मात्र का रह गया, लेकिन आज भी ये कुछ विशेष परिस्थिति में काफ़ी उपयोगी है। जैसे गंभीर अवसाद है, जो ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके व्यक्ति हैं उनमें भी इस प्रकार की थेरेपी दी जाती है। और आत्महत्या के लिए जो तत्पर रोगी होते हैं, जो आत्महत्या करना चाहते हैं, उनको कभी भी मौका मिले और आत्महत्या के लिए अग्रसर होते हैं, तो इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए भी ये थेरेपी आज भी कारगर है। इसका जो उपयोग है सर्वप्रथम पारंपरिक तौर पर 1938 में शेरलेटी एवं बिन्नी ने किया था। किसने किया था? शेरलेटी और बिन्नी ने कब किया था? 1938 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। वर्तमान समय में इसके परिमार्जन रूप उपस्थित है, जिसकी प्रभावशीलता भी अधिक होती है और परोक्ष ऋणात्मकता प्रभाव कम होते हैं। जो वर्तमान समय जो इलेक्ट्रोशॉक विधि है उसका जो नया जो अपग्रेड है, वर्जन है, वो वर्तमान समय उपयोग किया जाता है, जिससे जो व्यक्ति का जो प्रॉब्लम उत्पन्न होने वाली वो कम है और उसका जो रिजल्ट है वो भी अच्छा प्राप्त होता है। तीसरी बात करते हैं मस्तिष्क के शल्य चिकित्सा की। अगर मान लो मस्तिष्क की जो चिकित्सा ऑपरेशन किया जाता है, उससे किस प्रकार से मानसिक बीमारी से छुटकारा या उसका उपचार किया जा सकता है। मानसिक जो बीमारी के उपचार हेतु लगभग 3 दशकों से चिकित्सा विधि का उपयोग होना बंद हो गया। इसका उपयोग आजकल केवल केंद्रीय मृगी फोकल सीजर के उपचार में किया जा रहा है। वर्तमान समय में सिर्फ मस्तिष्क के उस छोटे हिस्से को शल्य प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है, जो कि विकृति का मुख्य कारण होता है। यानी मस्तिष्क का जो अंग है वो ज़्यादा विकृत हो गया, उसको अलग कर दिया जाता है और शल्य चिकित्सा के अंदर किसी प्रकार की अन्य कोई प्रविधि का उपयोग नहीं किया जाता। दूसरी बात करते हैं मनोसामाजिक चिकित्सा। पहली थी जैविक चिकित्सा, अब बात करते हैं मनोसामाजिक चिकित्सा के बारे में। मानसिक रुग्णता के उपचार बायोलॉजिकल और मनोसामाजिक। बायोलॉजिकल जैविक के कार्यक्रम में बात कर ले, और दूसरा थे मनोसामाजिक चिकित्सा, जो मानसिक रुग्णता के उपचार में बहुत सी मनोवैज्ञानिक चिकित्सा प्रविधियों का उपयोग किया जाता है, जिनमें से प्रमुख प्रविधि चर्चा क्रमशः की जा रही है। पहली आती है मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा पद्धति। ये चिकित्सा प्रविधि फ्राइड और उनके अन्य सहयोगियों के विचारों पर आधारित है। किसके विचारों पर? फ्राइड, जो सिगमंड फ्राइड थे, उनके जो विचार हैं उन पर आधारित है। इस चिकित्सा विधि के अनुसार रुग्णता का मुख्य कारण अचेतन मन होता है। क्या होता है? अचेतन मन तथा दमित इच्छाओं संवेगों के प्रति व्यक्ति सूझ विकसित कर दी जाए तो इसका उपचार संभव है। यह चिकित्सा विधि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुक्त साहचर्य, स्वप्न विश्लेषण आदि तकनीकों का उपचार लेती है। तो सिगमंड फ्राइड ने 3 प्रकार से इसका वर्णन किया है: शब्द साहचर्य, मुक्त साहचर्य, स्वप्न विश्लेषण और शब्द साहचर्य। ये 3 प्रकार से, मुक्त विश्लेषण, स्वप्न विश्लेषण और शब्द साहचर्य, 3 प्रकार की प्रविधियों का प्रयोग किया है। तो इसके जो मानसिक बीमारी उसके उपचार के लिए मुक्त साहचर्य और स्वप्न विश्लेषण का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। वर्तमान में इस चिकित्सा प्रविधि के कई परिमार्जन रूप उपलब्ध हैं। आज भी यह चिकित्सा प्रविधि कुछ विशेष चिंता विकृतियों, कामुक तथा लैंगिक ये समय एवं श्रम विकृतियों तथा असामाजिक व्यक्तित्व के उपचार में सफल है, लेकिन इसके साथ कठिनाई यह है कि बहुत अधिक लेती है समय, बहुत इसी कारण इसका उपयोग बहुत कम होता है। यानी इस विधि समय अधिक लेती है, इस कारण से इसका उपयोग बहुत कम होता है। फिर बात करते हैं संज्ञानात्मक चिकित्सा। पहले थी मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा, अब दूसरी है संज्ञानात्मक कॉग्निशनल थेरेपी। इस चिकित्सा विधि का उपयोग चिंता विकृति एवं विषाद के उपचार
में बहुत अधिक किया जाता है। इसकी मुख्य जो पूर्व कल्पना यह है कि व्यक्ति का व्यवहार मुख्यतः उसकी चिंतन प्रक्रिया का परिणाम होता है। इसका मानना है कि व्यक्ति की दोषपूर्ण सोच, झूठा विश्वास तंत्र एवं चिंतन प्रक्रिया में उत्पन्न त्रुटियां ही इसके असामान्य व्यवहार की मुख्य कारण होती है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को अपने त्रुटिपूर्ण सोच के प्रति अवगत कराना है, इन त्रुटियों को दूर करना तथा एक नए समायोजित सोच को विकसित करना होता है। इनमें संज्ञानात्मक प्रविधि के साथ साथ व्यवहारात्मक चिकित्सा प्रविधि का भी क्या किया जाता है, उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तीसरी बात करते हैं व्यवहार चिकित्सा प्रविधि। पहली बात कर दी हमने मनोसामाजिक विकृति, दूसरी आती है कॉग्निशन और तीसरी आती है व्यवहार चिकित्सा प्रविधि, बिहेवियर थेरेपी। ये चिकित्सा प्रविधि मुख्य रूप से शिक्षण सिद्धांतों और उसके मान्यताओं पर आधारित है। किस पर आधारित है? शिक्षण सिद्धांतों पर और मान्यताओं पर आधारित है। ये मुख्यतः क्लासिकल अनुबंधन, कंडीशनर है। ये विधियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी इन पर भी विस्तार से बात करेंगे। शेपिंग, चेनिंग जो है वांछित जो व्यवहार उस पर क्रमबद्ध प्रबंध देना, टोकन में प्रत्येक सही व्यवहार पर टोकन देना, ये सारी विधियाँ यहाँ पर उपयोग में लाई जाती है। ये चिकित्सा विधि चिंता विकृति, विषाद विकृति, बुलिमिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में आप जानते होंगे। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक खाने पीने संबंधित विकृति है। बुलिमिया और नर्वोसा ये दो प्रकार की होती है, जिसमें व्यक्ति ज़्यादा खाना खाता है, कम खाना खाता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। द्रव्य व्यसन विकृति जो नशाकारक पदार्थ है उसके द्वारा भी इसके उपचार में काफ़ी उपयोग किया जा सकता है। फिर आता है परिवार एवं दाम्पत्य चिकित्सा, फैमिली एंड मैरिटल थेरेपी। इस चिकित्सा विधि के अंतर्गत पारिवारिक एवं दाम्पत्य समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है, जो मानसिक रुग्णता के बने रहने में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के पारिवारिक माहौल को धनात्मक एवं सहयोगात्मक बनाने का प्रयास किया जाता है। इसकी मुख्य मान्यता यह है कि जो विकृति मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया केवल किसी एक सदस्य में निहित नहीं होती, बल्कि पूरी परिवार के सदस्यों में निहित होती है। इस प्रकार चिकित्सा एवं हस्तक्षेप विकृति के उपचार के लिए बहुत उपयोगी होती है। इस चिकित्सा विधि में समस्या के पीछे छिपे कारणों की खोज नहीं की जाती, बल्कि वर्तमान समय में उपस्थित पारिवारिक अंतःक्रिया पर बल दिया जाता है। यानी कि जो ये विकृति है, मानसिक बीमारी, इसमें जो चिकित्सा के पीछे छिपे कारणों को नहीं खोजा जाता, जो वर्तमान पारिवारिक अंतःक्रिया हो उसी पर बल दिया जाता है, क्योंकि ये समस्या को बने रहने में मदद करती है। इसमें सिर्फ इसी अंतःक्रिया प्रतिरूप को सुधारा जाता है, यानी इसमें पारिवारिक जो अंतःक्रिया, जो पारिवारिक जो प्रॉब्लम्स है उन्हीं को बचाने में बल दिया जाता है और ये समस्या बने रहने में मदद करता है। इसमें सिर्फ इसी अंतःक्रिया प्रतिरूप को सुधारा जाता है। इसमें व्यक्ति विशेष के अंदर सुधार लाने का प्रयास नहीं किया जाता, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच सदस्यों में को सुधारने का क्या किया जाता है, यहाँ पर प्रयास किया जाता है। फिर आती है समूह मनोचिकित्सा, ग्रुप्स साइकोथेरेपी।
इसके अंदर बात करते हैं, जब बहुत से मरीजों का उपचार एक साथ किया जाता है तो इस चिकित्सा प्रणाली का उपयोग किया जाता है। जो ग्रुप साइकोथेरेपी है उसमें अंदर क्या होता है कि एक साथ कई व्यक्तियों का उपचार किया जाता है। कई सारे जो व्यक्ति हैं उसका एक साथ उपचार करने के लिए इस प्रविधि का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इस चिकित्सा प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इससे जिसे सामूहिक मनोचिकित्सा प्रविधि कहा जाता है। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम जोसेफ प्रांट ने 1907 में की थी। यानी ग्रुप साइकोथेरेपी की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी, जोसेफ प्रांट ने। किसके द्वारा की गई थी, जोसेफ प्रांट के द्वारा। ये अपने डीएसएसबी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। और मैं आगे एक सीरीज चलाऊंगा, उसमें ये जो जितने टॉपिक्स हैं उनमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनका जो अच्छे से एग्ज़ाम टाइप से क्वेश्चन बनवा करके यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो वर्तमान समय में इस चिकित्सा प्रविधि की उपस्थिति है, इसमें टीए, गेस्टोल्ट चिकित्सा, मनोगतिकी चिकित्सा, व्यवहारात्मक चिकित्सा आदि प्रमुख है। कौन कौन चिकित्सा यहाँ पर कहाँ मिल जाती है, तो वर्तमान समय में जो उपस्थित प्रविधियाँ हैं उनमें टीए, गेस्टोल्ट चिकित्सा, मनोगतिकी चिकित्सा, व्यवहारात्मक चिकित्सा आदि जो चिकित्सा इनका क्या किया जाता है, यहाँ पर उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः व्यक्ति में सामाजिक कौशलों, जो सामाजिक कौशल है उनको विकसित करने के लिए, जैसे कि सोशल सामाजिक कौशल है, सम्मान करना, परिवार समाज में रहना, परिवार में रहना, बड़ों का कहना मानना, मान मर्यादाओं का पालन करना, नैतिक कार्य करना, ये सारे यहाँ पर विकसित किए जाते हैं। इसका जो सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसमें श्रम, समय एवं धन, क्या इसमें श्रम, समय और धन तीनों कम खर्च होता है। इस चिकित्सा में सम्मिलित समूह का आकार छोटा और बड़ा हो सकता है। ये समजाति एवं विषम जाति दोनों स्वरूप में होता है। किस में होता है, समजाति भी होता है, विषम जाति, और दोनों स्वरूप में यहाँ पर हो सकता है। फिर बात करते हैं पुनर्वास की। इस प्रकार के व्यक्तियों का रिहेबिलिटेशन किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी इस प्रकार के व्यक्तियों को पुनर्वासित किस प्रकार से कर सकते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। मानसिक विकृति के कारण व्यक्ति की जो कार्य क्षमता में आई कमी को यथासंभव दूर करके पुनः उसी समुदाय में स्थापित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पुनर्वास। ये पुनर्वास की परिभाषा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्या होता है पुनर्वास, कि किसी भी जो विकृति से या ग्रसित है, जो समाज में वो काम नहीं कर सकता, उसकी कार्य क्षमता में, उसकी एबिलिटी में कुछ कमी आई है, उसको सुधार करके, उसमें जो प्रॉब्लम्स है उस कमियों को दूर करके उसे पुनः उसी समाज के अंदर उसी स्थिति में वापस स्थापित करना। यानी जो कार्य कर सकता है नॉर्मल व्यक्ति वो नहीं कर सकता, तो उसको कुछ अडेप्टेशन के द्वारा, कुछ उपकरणों के द्वारा उसी सामान्य व्यक्ति के जैसे पुनर्वास, यानी वास तो था पहले, किसी वजह से उसका जो वास हट चुका है, निवास हट चुका है, तो उसको साधनों के द्वारा पुनः निवासित करना, पुनः उसी कार्य क्षमता की ओर अग्रसर करना, यह होता है पुनर्वास कहलाता है। बहुत सी ऐसी दीर्घकालीन मानसिक विकृतियां हैं जिसके कारण व्यक्ति की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। बहुत सारी विकृतियां होती हैं, जैसे कि किसी का हाथ कट गया जिसके कारण वो हाथ से कार्य नहीं कर सकता, किसी का पैर कट गया चल नहीं सकता, तो अगर पैर में वेसाइकिल लगा दी जाए तो वो आराम से चल सकता है। तो ये क्या किया, हमने पुनर्वासित किया। यद्यपि समुचित उपचार के बाद ऐसे रोगियों के पुनर्वास के लिए बहुत सी तकनीकों का उपयोग यहाँ पर किया जाता है, जिनमें सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, व्यवहार परिमार्जन, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि प्रमुख है। इनके पुनर्वास के लिए मुख्यतः जो क्षेत्र चुने जाते हैं उनमें व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक प्रमुख है। कौन कौन से हैं, व्यक्तिगत इंडिविजुअल, सामाजिक सोशल और व्यावसायिक वोकेशनल, ये क्षेत्र यहाँ पर प्रमुख है। इसके अतिरिक्त इनके सामाजिक संबंध को बढ़ाने के लिए तथा इनके प्रति समाज में फैली जो भ्रांतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए कई प्रकार के जागरूक कार्यक्रम यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। इतने प्रयासों के बाद भी आज इनके पुनर्वास का कार्यक्रम शैशव अवस्था में होता है।
इसके लिए पेशेवरों एवं अपेशेवरों दोनों को कार्य करने की आवश्यकता है। जो इस कार्य में लगे हुए हों उनको, और इस कार्य में नहीं लगे हुए जैसे पेरेंट्स है, समाज के व्यक्ति हैं, सोशल वर्कर हैं, उनको भी दोनों प्रकार के व्यक्तियों को इस प्रकार कार्य करने की आवश्यकता है। जो मानसिक बीमारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार की तीन पक्ष कौन हो सकते हैं व्यवहार के? संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक। संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी संतुलन नहीं हो पाता। अगर संतुलन नहीं हो पाता तो व्यक्ति मानसिक बीमारी की ओर अग्रसर हो सकता है। लक्षणों की गंभीरता के कारण व्यक्ति के जो व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक सभी क्षेत्रों में दैनिक समायोजन अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति को नैदानिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। क्लिनिकल जो इंटरवेंशन है, प्रोग्राम है, उसकी यहाँ पर इस प्रकार के व्यक्तियों को आवश्यकता महसूस होती है। जो मानसिक रुग्ण व्यक्तियों में प्राय विचार यानी सोचने समझने की संबंधित विकृतियाँ देखने को मिलती है। भाव की, इमोशंस की समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। व्यवहार की, कैसा व्यवहार प्रकट करना है, कैसा व्यवहार प्रकट नहीं करना है, तो इस प्रकार की विकृतियाँ भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जिनमें चिड़चिड़ापन होते हैं, वो किसी कार्य को एकाग्रचित्त होकर कार्य नहीं कर सकते। उनमें विषाद पाया जाता है, उनमें चिंता पाई जाती है। संवेगात्मक अस्थिरता, इमोशनल जो इंटेलिजेंस है वो इनमें नहीं पाई जाती, और ये संवेगात्मक अस्थिर होते हैं। जिस जगह संवेग प्रकट करने चाहिए उस समय वैसे संवेग प्रकट नहीं कर पाते। व्योमोह होता है, उनमें भ्रम होता है, विभ्रम होता है, और आत्महत्या के विचार इस प्रकार के व्यक्तियों में देखे जाते हैं। इनमें अनूठा व्यवहार और पुनरावृत्ति व्यवहार, किसी भी कार्य को वापस रिपीट करते रहते हैं, सारे संचालन को रिपीट करते हैं। किसी शब्द को सुन लिया उसको वापस रिपीट करेंगे। तो इस प्रकार के बहुत सारी गतिविधियाँ इस प्रकार के बच्चे करते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों में स्मृति, जो याददाश्त है, वो बहुत कम होती है। इनमें किसी भी चीज़ पर ध्यान लगाना चाहते हैं वो ध्यान नहीं लगा पाते। चेतना आदि जो प्रक्रियाएं हैं उनमें दोष पाया जाता है। मानसिक जो बीमारी है वो कई कारणों से उत्पन्न होती है, जैसे कि आनुवंशिकता, यानी जो हेरिडेटरी जो फैक्टर उससे, मस्तिष्क की संरचना में दोष से, हार्मोन्स के नाव की कमी से, हार्मोन जो स्रावित होते हैं उसमें किसी प्रकार की कमी हो जाती है उससे, असंतुलन, मस्तिष्क के तरंगों की अनियमितता से, मस्तिष्क में तरंगें अनियमित है उससे भी इस प्रकार की विकृति हो सकती है। चयापचय क्रियाओं की अनियमितता से, प्रमुख जैविकी कारक से। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों ने मानसिक रुग्णता की उत्पत्ति की व्याख्या अपने ढंग से किया है। इन सिद्धांतों ने मानसिक रुग्णता की उत्पत्ति में बाल्यकालीन दमित इच्छाएं या अनुभूतियां, पुनर्बलन, अनुकरण, रसूचना, संसाधन प्रक्रिया में दोष तथा चिंतन प्रक्रिया में दोष आदि को क्या माना है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट माना है। सामाजिक सांस्कृतिक कारकों में निम्न आर्थिक सामाजिक स्थिति, पारिवारिक संघर्ष, दुखद दाम्पत्य जीवन, सांस्कृतिक विभेद, आक्रामक पर्यावरणीय घटना, लिंग आदि प्रमुख है। मानसिक जो रुग्णता के उपचार के लिए मुख्य रूप से दो तरह की प्रविधियों का यहाँ पर क्या किया जाता है, उपयोग में लाई जाती है, जैविक तथा मनोसामाजिक। जैविक प्रविधियों जो बायोलॉजिकल जो प्रविधियाँ हैं उनमें औषधि चिकित्सा, मनोशल्य चिकित्सा जो सिगमंड फ्रायड के द्वारा दी गई थी, विद्युत जो आक्षेप यानी करंट के द्वारा भी इस प्रकार की चिकित्सा प्रविधि का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। मनोसामाजिक प्रविधियों में मनोविश्लेषणात्मक जो सिगमंड फ्रायड और उनके सहयोगी के द्वारा दी गई थी, संज्ञानात्मक, व्यवहारवादी तथा समूह चिकित्सा प्रमुख है। इनके पुनर्वास में मुख्य रूप से व्यक्तिगत, सामाजिक एवं व्यावसायिक समायोजन पर बल दिया जाता है, जिससे समाज में अच्छी तरह से स्थापित हो सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम चैनल पर आपका PDF यहाँ पर मिल जाएगी। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।